Hello class 9th students. This is my first video for your class. So today we are going to read our first poem, The Road Not Taken. This poem has been written by Robert Frost. इनका एक नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट भी है और ऑफ कोर्स ये पोएम आपके लिटरेचर बुक बी हाइव में है. वी आर रीडिंग दैट. अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन गेट योर बुक्स, यू कैन रीड ऑल योर चैप्टर्स फ्रॉम द बुक्स फ्रॉम दिस ई पाठशाला. ये कंप्यूटर पे भी है ePathshala.com और एक मोबाइल ऐप भी है जिसको आप आराम से बड़ी इजीली सर्च कर सकते हो. एंड दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय NCERT ओनली. ये केवल NCERT ने ही बनाई है, तो बहुत सेफ ऐप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे ये मैंने एक और ऐप लिखी है आपके लिए, CBSE गाइड. CBSE गाइड या CBSE गाइड जैसे भी आप बोलना चाहें, यू कैन स्पीक. इसमें आप चाहे तो यू कैन गेट the sample papers, extra questions, even the solutions as well of NCERT books. Okay, but हाँ ये एक फर्क है, ये चार्ज मनी. ये पैसे चार्ज करने की कोशिश आपसे करेगी, किसी ना किसी तरीके से चार्ज करते हैं. और इसके अलावा बायजूस और भी बाकी हैं, बट ऑफ कोर्स यू नो दैट दे आर गोइंग टू चार्ज मनी फ्रॉम यू. तो बुक्स के लिए ठीक है, सोल्यूशन के लिए हम हैं यहाँ पर, टीचर्स हैं आपके, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल. ठीक है, बस जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, गेट योर वर्क चेक्ड एंड रीड, स्टडी अटेंटिवली, अच्छे से पढ़ना है. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और 1874 में इनका बर्थ हुआ था, 1963 में इनकी डेथ हुई थी. इसके अलावा एक इनकी ये पोएम है, बड़ी अच्छी पोएम है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, मेंडिंग वॉल्स. शायद आपने पढ़ी हो. इसका ये बड़ा फेमस कोट है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है, थॉट है. फिर 10th में आप ये वाली पोएम्स पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस. ये दोनों पोएम भी चैप्टर 1 में आपको आ जाएंगी. तो बहुत अच्छी पोएम है, ये सब तो अच्छी पोएम्स हैं ही. ये भी एक बड़ी अच्छी पोएम है, यू आर गोइंग टू रीड दैट. किस बारे में है ये पोएम? द रोड नॉट टेकन. और ये रोड सिंपल मीनिंग नहीं है, इट्स नॉट वेरी सिंपल एज यू आर थिंकिंग, एज वी आर थिंकिंग. जब हम लोग हमेशा सोच लेते हैं कि बड़ा सिंपल मीनिंग होगा, लेकिन ऐसा है नहीं. इट इज अबाउट द चॉइसेस जो हम अपनी लाइफ में चॉइस करते हैं, चॉइस लेते हैं और डिसीजन लेते हैं. दिस पोएम इज अबाउट दैट, कि किस तरीके से कभी हमारी लाइफ में जो चॉइसेस गलत हो जाती हैं और हमें परेशान होना पड़ता है. वी हैव टू थिंक एंड वरी. और कभी इतनी अच्छी हो जाती है दैट वी हैवंट एक्सपेक्टेड यू एनीथिंग अबाउट दैट. हमने कभी उनके बारे में कुछ उम्मीद नहीं किया होता, वो हमें मिल जाता है. दिस इज एवरीथिंग अबाउट द डिसीजंस. लेट्स रीड the poem. So the poem is, two roads diverged in a yellow wood. Two roads diverged in a yellow wood. Yellow and wood. Wood stands for लकड़ी, आपको तो जानते ही हैं, लेकिन it also stands for forest. And yellow. Wood yellow कब होगा? आपको पता है कि वुड येलो कब होगा? जब वुड इज फॉरेस्ट. और वुड फॉरेस्ट येलो कब होगा? जब
फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं जो कि आमतौर से ग्रीन होते हैं, और वो येलो जब हो जाएंगे तो फॉरेस्ट येलो हो जाएगा। और वो येलो होंगे कब? ऑटम में, यानी पतझड़ के सीजन में फॉरेस्ट रेड येलो हो जाएंगे, राइट। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, इस पोएम में बहुत अच्छी बात चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इतना और बहुत डीपर मीनिंग है हर लाइन का, हर चीज़ का। इसमें फिगर पोएटिक डिवाइसेस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये अगर हम पोएम पढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड दीज पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहली जो पोएटिक डिवाइसेस में यूज होती है दैट इज सिंबॉलिज्म, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ज़रूरी नहीं है कि अभी केवल रोड के बारे में बात हो रही है तो केवल रोड के ही बारे में बात की जाएगी। नो, दे कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स एज वेल। तो येलो वुड्स शो फॉरेस्ट ड्यूरिंग विंटर, यहाँ पर वुड येलो और सॉरी ऑटम, फॉरेस्ट येलो होते हैं ऑटम के टाइम पे। और एंड ऑटम्स व्हाट डज इट मीन? शेडिंग ऑफ लीव्स, गेटिंग ओल्डर। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कहा जाता है कहा जा सकता है दैट इट रिप्रेजेंट्स द ओल्ड एज। येलो फॉरेस्ट शो ओल्ड एज। एंड बी वन ट्रैवलर, आगे देखते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could. To where it bent in the undergrowth. वो कहते हैं कि मैंने उसको वहां तक देखा जहां तक वो अंडरग्रोथ यानी कि झाड़ियों में छिप नहीं गई रास्ता। एक रोड दो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, एक रोड दो रोड्स में डाइवर्ज हो गई। एंड ही वाज सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ, वो दो एक साथ दोनों रोड्स पे दोनों रास्तों पे ट्रैवल नहीं कर सकता था। अब तो एक ट्रैवलर होने के नाते व्हाट डिड ही डू? ही लुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड थॉट व्हाट टू बी डन एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। पहले और पोएट ने एक को देखा, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वहां तक देखा जहां तक कि वो अंडरग्रोथ में झाड़ियों में थोड़ा उसमें आगे जाके गायब नहीं हो गई, बेंट हो मुड़ नहीं गई। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, देन आई टुक द अदर विच वॉज जस्ट एज फेयर, वो उतनी ही फेयर थी, उतनी ही अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो ज्यादा अच्छा क्लेम कर रही थी। It was indicating that it was claiming that it should be trodden, it should be chosen, इसको चूज करना चाहिए। Why? Because it was grassy and wanted wear, it was grassy, उस पे घास उगी हुई थी, and wanted wear, यानी कि अभी वो अभी उस पर चलना बाकी था। wearing out, वेयर बना है वेयर आउट से, एंड वेयर आउट मीन्स क्या कह सकते हैं? योर डिस्ट्रक्शन। यूजिंग आउट भी कह सकते हैं ऑफ कोर्स, यूजिंग वेयरिंग आउट इज यूजिंग वेयर।
कोई अभी उस पर चला नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अगर हम इस बात में बात करें कि पास करने के बारे में, उसके पास जाने के बारे में, उस रोड पर चलने के बारे में, तो शायद दोनों को ही बराबर वॉर्न आउट, वियर आउट किया गया था, यूज किया गया था। दोनों पे ही थोड़ा थोड़ा सा लोग चले थे। ऐसा वी कांट से कि इस पे लोग चले इस पे ना चले, बट हाँ, अदर वन वॉज अ बिट ग्रासी, ही वॉज थिंकिंग। एक दूसरी रोड थी जो ग्रासी थी, उस पे घास थी, एंड पोएट थिंक्स दैट इट वांटेड वेयर यूजिंग, इट वाज रेडी टू बी यूज्ड। अब हम एक चीज पे आते हैं जिसको मैंने इग्नोर कर दिया था। सिंबलिज्म के बाद आता है, बल्कि उससे पहले आना चाहिए rhyme scheme. Rhyme scheme means arrangement of last words in every line so that it might rhyme. It might be sung properly, ताकि उसको अच्छे से गाया जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, वर्ड्स को अरेंज किया जाता है पोएम में। फॉर एग्जाम्पल आप पहला स्टेंजा देखो, एक साउंड के लिए एक अल्फाबेट हम लोग यूज करेंगे। वुड के लिए हमने एक साउंड यूज किया, ए। ऑफ कोर्स साउंड वावल ज्यादा अच्छे से साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, मतलब कोई अलग वो नहीं आ रही है। जैसे ई एफ तो ठीक है, ई तो ठीक तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एफ, इट्स डिफरेंट। एफ में दो आ जाते हैं एक तरीके से, एफ तो दो साउंड आ जाती हैं। हालांकि इससे ज़्यादा लाइन पोएम्स में ज़रूरत भी नहीं होती लेटर्स की। तो ए, वुड, बोथ, बी, देन स्टूड, ये वुड से राइम कर रहा है तो ए, फिर स्टूड के बाद कुड, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड कुड है, तो ये भी वुड स्टूड कुड से राइम कर रहा है, यानी कि इट मींस ए। एंड देन अंडरग्रोथ, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अंडरग्रोथ, बोथ अंडरग्रोथ, तो दे आर ऑल्सो राइमिंग, बी बी। तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम हुई ए बी ए ए बी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें सिंबॉलिज्म तो है ही। एक फिगर ऑफ स्पीच और होता है, एंजैम्पमेंट। भी ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है, एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट में क्या होता है कि हम कॉमा या किसी और पंक्चुएशन मार्क का यूज लाइन में कभी कभी नहीं करते। जैसे कि आप इसमें देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन में के बाद तो कॉमा है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन के बाद देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, सो देयर इज एंजैम्पमेंट, यानी कि नो यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क का कोई यूज जब नहीं किया जाता है, दैट इज द एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट, एंड 3 बार रिपीट हो रहा है। वी मस्ट एंड यू मस्ट सी, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जब कोई लाइन खास एक